गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंचल हाई राइडिंग एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। कल के लेक्चर में हमने एक्सेल पॉइंट को डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक डायपोल के। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज आई बटन पे क्लिक करके मेरी प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियोस देख लें। जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट है वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलने से पहले कल बेटा लास्ट में हम लोग एक पॉइंट पे रह गए थे। वो पॉइंट ये था कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल कि सर मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए तो क्या होगी। बाहर के पॉइंट्स पे हमने फॉर्मूला बना दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने कहा बीच के पॉइंट पे भी बोर्ड्स में नहीं कॉम्पिटिशन्स में कई बार पूछ लिया जाता है, और तो और सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा जा सकता है कि बीच के पॉइंट पे कितनी होगी। ठीक है, तो बेटा मैं उसको भी मिड पॉइंट पे निकाल के आपको बताता हूं। ये डिस्टेंस कितनी होगी ए, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी ए। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट करता है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऐड हो जाएंगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये दोनों चार्जेस की वैल्यू बराबर है तभी तो डायपोल बना। साइन उल्टे हैं, प्लस और माइनस का साइन है लेकिन वैल्यू तो बराबर है। वैल्यू बराबर होने के बाद इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से ए है, इस पॉइंट का डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से भी ए है। डिस्टेंस बराबर है, चार्ज की वैल्यू बराबर है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी बराबर होंगी। कितनी होंगी के क्यू जो ये चार्ज है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कोई डाउट? ठीक है, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ई प्लस और ई माइनस। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या जिसे हम कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इन दोनों का एडिशन, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में हैं। तो बेटा इसी वैल्यू को इसी वैल्यू से दोबारा ऐड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो यूं का यूं छोड़ देंगे, आपके पास आ जाएगा 2q अपॉन ए स्क्वायर। और मान लीजिए जो एग्जामिनर है वो आपसे ये चाहता है कि ये जो फॉर्मूला है ये पी यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की टर्म्स में बताया जाए। तो बेटा एक बात तो ये क्लियर कर ले, पी की डायरेक्शन ये होगी माइनस से प्लस, पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस होगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, मुझे यहां पी लेके आना है, यहां 2 है क्यू है, पी का फॉर्मूला क्या होता है 2a × q। हमारे पास 2 यहां मौजूद है, Q यहां मौजूद है, कमी किसकी है A की, तो मैं ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर दूं, करते ही ऊपर तो आ जाएगा P और नीचे आ जाएगा A³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। ठीक है, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो जैसा आपको डायग्राम में साफ दिख रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डायपोल मोमेंट इस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते समय माइनस आ जाएगा अपॉन, ओ सॉरी आर नहीं A³। ये आ गई इन वेक्टर फॉर्म। तो जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं सॉरी, वो इस डेरिवेशन को और ऐड कर लेंगे। एक्सियल पॉइंट पहला पॉइंट था, दूसरे पॉइंट में आप डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मिड पॉइंट ऑफ अ डायपोल, ऑन मिड पॉइंट ऑफ अ डायपोल। ठीक है, राजस्थान बोर्ड को ये समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे भी कंपटीशन लेवल पे जाना चाहते हैं 12वीं के बाद, और डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा, वो इस डेरिवेशन को लिख लें। बोर्ड में, आरबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीबीएसई बोर्ड में बन सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में किताबों से थोड़ा बाहर निकल जाता है पेपर आपका। एम आई क्लियर इनफ? कोई डाउट बच्चों यहां तक? इसको पॉज करके आप लिख लेंगे, आगे चले। मिटा रहा हूं इसको, पॉज कर लेना। चलिए बेटा, इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो आ जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्विटोरियल पॉइंट। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ने हमारा डायपोल बनाया, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 2a। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ले लेता हूं, A एंड A। ये आपका मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P किस तरफ होगा, माइनस से प्लस। अब इक्वेटर, इसका इक्वेटर कौन सा होगा बेटा,
ये जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर नीचे कोई भी पॉइंट, इस लाइन में कोई भी पॉइंट, हम यहां ले लेते हैं पॉइंट को, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये आपका पॉइंट कौन सा है, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट की हेडिंग डाल लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे ऊपर का पूरा बोर्ड काम में लेना पड़ेगा। इस पॉइंट की बेटा जो इसके सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है r, कितनी दे रखी है r, हमें इस r की टर्म्स में डेरिवेशन करना है। पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी? आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज पढ़ी होगी, एक थ्योरम पढ़ी होगी। आपको ये डिस्टेंस इस ट्राइंगल की मालूम है a, ये डिस्टेंस मालूम है r, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट बेस कितना a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी सेम यही होगी, ठीक है। इसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, आप लेकिन अगर एग्जाम में डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ये डिस्टेंस यहां भी लिख देंगे, यहां भी लिखेंगे, मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा वरना डायग्राम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कोई डाउट यहां तक? अब बेटा पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है, इस पॉइंट और चार्ज को जोड़ने वाली लाइन ये रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है तो किस तरफ होगी, ये इस तरफ, इसे हमने नाम दे दिया ई पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होती है, तो ये आ जाएगी बच्चे इस तरफ। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना मुझे। अब पहले हम बात करते हैं कि E प्लस और E माइनस की वैल्यू। बेटा ये जो पॉइंट है इस चार्ज से जितनी दूरी पर है इस चार्ज से भी उतनी ही दूरी पर है, तो डिस्टेंस सेम है, और जैसा मैंने बताया चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू भी सेम होगी, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी? E पॉजिटिव और E नेगेटिव की वैल्यू बराबर होगी, और कितनी होगी? KQ अपॉन R स्क्वायर, तो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे Q और बच्चे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है ये, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट बढ़ जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट? अब जो चीज आएगी उसको बड़े ध्यान से सुनना। बेटा मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये साइड और ये साइड बराबर है, दो साइड जिस ट्रायंगल की बराबर होती हैं उसको मैथमेटिक्स कहती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो सेम साइड्स हैं, जिनकी वैल्यू बराबर है, जिनकी साइज बराबर है, जिनकी लेंथ बराबर है, उनके द्वारा तीसरी साइड के साथ बनाया गया एंगल भी बराबर होता है। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? उम्मीद करता हूं नहीं होगी। अब मैं आपको एक ट्रायंगल का लॉ है वो अलग से समझा रहा हूं, वो इस डेरिवेशन में समझाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आप इसको लिखते हैं तो क्योंकि वो एग्जामिनर को समझ में आता है, आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोगों के बेसिक्स इतने कमजोर हों कि वो नहीं जानते हों, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां उसको समझेंगे। देखिए मैं यहां पे इसको रफ सेक्शन में समझा रहा हूं। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक ट्रायंगल है, जैसा कि इधर है ऐसा ही ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अगर मैं इस एक साइड को बढ़ा देता हूं जैसा कि इस डायग्राम में बढ़ रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बेटा ये एंगल कितना होगा? हमेशा याद रखना ये ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल कहलाता है। एक्सटर्नल एंगल किसी भी ट्रायंगल के लिए, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। बाह्य कोण विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। मैंने हिंदी में भी बोल दिया, लेकिन हिंदी को मैं इंग्लिश के साथ मिक्स करूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा इंग्लिश मीडियम्स को। एक्सटर्नल एंगल हमेशा किसके बराबर होता है? सामने वाले दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा। ठीक है, कोई डाउट? ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। आप चाहो तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा बेटा इसलिए होता है, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तीसरा एंगल कुछ है फाई। आप जानते हैं ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? मैं इस बाहर के एंगल को मान लेता हूं x। एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 5।
180 डिग्री होता है ट्राइंगल के एंगल का टोटल, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी, या यहां से पहले फाई की वैल्यू बता दो कितनी होगी। 180 और 2 थीटा को वहां ले जाओ, -2 थीटा, ये वैल्यू होगी फाई की। बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, ये एक सीधी लाइन है तो ये एंगल 180 डिग्री होगा, तो x कितना होगा, 180 में से 5 को हटा दो, बच गया हुआ x, 180 माइनस 5, तो 180 माइनस 5 को आप यहां करेंगे, 180 माइनस 2 थीटा, तो माइनस बाहर है इसलिए अंदर वाला प्लस हो जाएगा, 2 थीटा, 180 से 180 प्लस 180 से माइनस 180 कितना बचा, 2 थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 2 थीटा। यहां तक कोई डाउट है, ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं डायरेक्ट यहां यूज लूंगा, एग्जाम में आप भी डायरेक्ट ले लेंगे, इस तरह से अलग समझाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो बेटा जी ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। कोई डाउट? अब आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूं, वापस से मैं एक चीज जो एग्जाम में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपके बेसिक्स मुझे उम्मीद है कि इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, 11th क्लास को कोई सीरियसली नहीं लेता। मेरे पास यदि 2 वेक्टर हैं, जैसा कि यहां एग्जाम डायग्राम में दिख रहा है, E प्लस और दूसरा कौन सा है, E माइनस, ठीक है बेटा। जब मैं इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन से ऐड करता हूं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था वेक्टर्स के लिए, उस फॉर्मूले से ऐड करता हूं तो क्या होगा, याद रखना बेटा, अगर 2 बराबर वेक्टर्स को जब भी जोड़ा जाता है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो ठीक बीच में आएगा, यानी यहां से भी थीटा एंगल और यहां से भी थीटा एंगल, ठीक बीचों बीच आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर मैं ऐड करूंगा, ध्यान से सुनना, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर मैं वेक्टर वाले तरीके से ऐड करूंगा, ठीक है, इनका वेक्टर एडिशन करूंगा, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ठीक इनके बीचों बीच आएगी, ये आपकी नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, जो यहां से भी थीटा एंगल पे होगी और यहां से भी थीटा एंगल पे होगी। कोई डाउट? काफी जोर आता है आप लोगों को समझाने में, लेकिन मुझे मजा भी आता है, ये मजा और ज्यादा आए अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिले, तो मैं आप लोगों के रेस्पॉन्स के लिए तरस रहा हूं, बहुत कम रेस्पॉन्स आ रहा है यार। अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो, और कोई समझ में आ रही है तो थोड़ा कमेंट करके बूस्टअप करो यार, थोड़े से बनो। चलो कोई बात नहीं, बार बार मैं एक ही बात बोल के मैं बार बार आप लोगों के सामने भीख नहीं मांग सकता, अगर आप लोगों को पसंद आए तो करना इसे लाइक, वरना कोई बात नहीं। यहां तक चले आगे, चलिए अब हमें जाना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कि इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो मेरे पास इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको सिंपल वाला तरीका बता देता हूं, ठीक है। पहला तरीका जो कि मुश्किल वाला तरीका मैं बता देता हूं, जिन लोगों को लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं वो मुश्किल वाले तरीके को लगा सकते हैं। मुश्किल वाले तरीके के लिए E प्लस मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे डिराइव करके बता देता हूं आपको कितनी होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 वेक्टर्स का एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। अंडर रूट लगा दूं, ये सारी वैल्यूज बराबर है भाई, E प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस, ये सारी वैल्यूज ही बराबर हैं, ठीक है। तो मैं इनको E ले लूं तो मेरे पास ये आ जाएगा E स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर, ध्यान से देखना, E स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर, और ये E इंटू ई, ये भी E स्क्वायर, और cos 2 थीटा अपनी जगह ऐसा का ऐसा है, ठीक है बेटा। इसमें से 2e स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं, 2e स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, इस पूरे का अंडर रूट बचेगा। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। देन इसको हम आगे तो बेटा इसके आगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अगेन जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है उन्हें तो पता होगा, जिनकी थोड़ी सी वीक है मैं बता दूं बेटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर जब मैं यहां रखूंगा तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट्स अगेन cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पे 2e 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये जो है ये 1 और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये ई स्क्वायर था। तो हमारे पास क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एक 2 पहले से है तो 2 इंटू 2 4 और ई स्क्वायर पहले से है और एक है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। तो इसका अंडर रूट क्या होगा 4 का अंडर रूट बेटा 2e और कॉस थीटा। ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 2e कॉस थीटा, जहां e क्या है e प्लस और e माइनस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एग्जाम में आपको ये वाला सेक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये तामझाम किया है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और भी धीरे धीरे और भी बेसिक से स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये याद रख लेंगे कि जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होगी E प्लस कॉस थीटा एंड प्लस E माइनस कॉस थीटा के, जैसा कि मैंने वहां पे आपको समझा दिया क्यों होगी, है ना। E प्लस और E माइनस की वैल्यू बराबर है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटे 2, चाहे तो E प्लस ले लो चाहे E माइनस ले लो, दोनों की वैल्यू तो बराबर है कॉस थीटा। यहां तक मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं। जैसा मैंने बताया एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो ये डायग्राम बनाओगे और इस डायग्राम के नीचे हर चीज को समझाओगे कि बेटा ए का क्या मतलब है, आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सेंटर ऑफ डायपोल, A is the 2a is the distance between the two charges of the dipole, E plus is the electric field due to positive charge, E minus is the electric field due to नेगेटिव चार्ज। ये सारी चीजें आप लिखते जाओगे साथ साथ में, जैसे मैंने कल लिखवाई थी। रोज रोज लिखवा के मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, आपके लिए बोरिंग हो जाता है। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट वैल्यूज रखते हैं। पहले कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी कॉस थीटा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना होता है, जैसे साइन थीटा आप ये सब कॉस थीटा इनसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल का बेस कितना है a और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है ये रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये कॉस थीटा की वैल्यू। अब ये सभी वैल्यू E प्लस की वैल्यू ऊपर से 2 तो है ही है और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से रखने पर E नेट कितना आ जाता है, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं वो कितना आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 2 E प्लस यानी कि ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर आएगा कॉस थीटा, वो रहा कॉस थीटा, तो A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस पूरे को सिंप्लीफाई करें, ये दोनों चीजें सेम है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 गिव्स 3/2। तो बेटा मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, ये 2 और A को मैं साथ ले लेता हूं ताकि एक जानी पहचानी चीज वापस हमें मिल जाए जिसे हम बोलते हैं P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। ठीक है, इनकी पावर कितनी हो जाएगी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। कोई डाउट यहां तक? बड़ा सिंपल था ये डेरिवेशन, ये डेरिवेशन सिंपल था, लेकिन एग्जाम में एक्सेल की बजाय इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। पेपर में ये डेरिवेशन ज्यादा पूछा, अभी पूरा नहीं हुआ, छोटी छोटी चीजें और बच गई, लेकिन हम लोग ने इसकी जान जितनी निकालनी थी उतनी निकाल दी। अब छोटा मोटा कार्यक्रम बचा है वो भी खत्म करते हैं। चलिए ई नेट के बाद में इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। बेटा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल मोमेंट है, दोनों की डायरेक्शन ध्यान से देखो, दोनों की डायरेक्शन ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल
ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ है और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। कहने का सीधा सीधा मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो बेटा इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, जब दो चीजें ऑपोजिट होती हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने पर माइनस का साइन आ जाता है, मैंने कल ही बताया था। एक चीज और यहां पे ऐड कर देंगे, ये Q इंटू 2A क्या होता है, हमारा पुराना दोस्त डायपोल मोमेंट, यानी कि P और नीचे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 तो है ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म ये आप लिख सकते हैं 1/4πε0, और इस बार P के साथ वेक्टर आ जाएगा, लेकिन P और E की डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण माइनस का साइन आ जाएगा और आपके पास बच जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे आपका डेरिवेशन लगभग कंप्लीट होता है। इसके बाद एक पॉइंट ये आता है, जैसा मैंने बताया डायपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, तो पॉइंट यदि डायपोल से बहुत ज्यादा दूर है तो यानी R की वैल्यू यदि A से बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, R की वैल्यू अगर A से बहुत ज्यादा है तो A इसके सामने नेग्लेजिबल हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि इफ R इज वेरी ग्रेट या वेरी ग्रेटर देन A तो क्या हो जाएगा, अगर R की वैल्यू काफी बड़ी है तो A को नेग्लेक्ट कर देंगे, R स्क्वायर की पावर 3/2, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P और माइनस का निशान तो ऐसा कैसा रहेगा और नीचे R³ बच जाएगा। ये ई नेट है ना, मैंने इसको नेट को हटा दिया, चलते चलते छोटी छोटी मिस्टेक्स ये हो जाती हैं, आप नहीं करेंगे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगी। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किस पे, इलेक्ट्रिक डायपोल पे। बेटा क्या इस फॉर्मूले से कुछ याद आ रहा है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में केवल यहां पे एक 2 आ रहा था, केवल यहां पे एक 2 आ रहा था जब मैं नेग्लिजिबल वाले फॉर्मूले की बात कर रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि इक्विटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि दोनों पॉइंट्स बराबर दूरी पर हैं और काफी ज्यादा दूर हैं तो इक्विटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दुगनी होती है, क्योंकि एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड में 2p आता है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम होता है और एक माइनस नहीं आता, बस इतना सा डिफरेंस है। पूरा डिस्कशन अच्छी तरीके से समझ में आया, थैंक यू मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। फिर भी अगर इस पूरे डेरिवेशन में कोई डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। इसके बाद मैं इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कल के इस लेक्चर में करवाऊंगा डायपोल पे, जो कि एक एक नंबर में सीबीएसई आरबीएसई में आ सकते हैं, कंपटीशन में भी आ सकते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत थैंक यू। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, बाय।